चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस रणनीतिक विश्लेषण यानी हमारे इस खास एक्सप्लेनर में हम मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को एक बिल्कुल नए नजरिए से डिकोड करने वाले हैं। इसे एक हाई लेवल स्ट्रैटेजिक ब्रीफिंग मानकर चलिए। हम देखेंगे कि कैसे अचानक आई एक कूटनीतिक मांग पूरे मिडिल ईस्ट की बिसात को पूरी तरह पलट कर रख रही है। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? हम देखेंगे कि क्या वाकई कोई समझौता होने वाला है, कैसे अब्राहम एकॉर्ड्स ने एक अप्रत्याशित मोड़ ला दिया है और कैसे सऊदी अरब और कतर जैसी बड़ी ताकतें अपनी चालें चल रही हैं। हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर उन सभी फैक्टर्स का विश्लेषण करेंगे जो इस बेहद नाजुक भू-राजनीतिक क्षण को आकार दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान स्थिति की, जो इस वक्त काफी तनावपूर्ण है। 8 अप्रैल को जो सीज फायर हुआ था वो बेहद नाजुक दौर में है। कूटनीतिक पहिए बहुत तेजी से घूम रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि खाड़ी में दांव अभी भी बहुत ऊंचे हैं। देखिए, 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम शुरू हुआ। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में इशारा किया कि समझौता बस कुछ ही घंटों में हो सकता है। लेकिन जरा रुकिए, वर्तमान स्थिति थोड़ी अलग है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने साफ कर दिया है कि समझौता इतना करीब नहीं है और ये कोई खोखली बयानबाजी नहीं है। जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिकी नौसेना ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रही है, तो दूसरी तरफ ईरान हॉर्मुज जल डमरूमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर अपना कड़ा नियंत्रण बनाए हुए है। अगर हम दोनों पक्षों के बयानों को देखें तो एक बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। एक तरफ अमेरिकी खेमे में गजब का आशावाद है। रूबियो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के एक बहुत ही ठोस प्रस्ताव का हवाला दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरानी खेमे में बहुत ज्यादा सावधानी बढ़ती जा रही है। बघेई ये तो मानते हैं कि बातचीत में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन वो तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर होने की बात को सिरे से नकार देते हैं। एक विश्लेषक के नजरिए से देखें तो ये एक क्लासिक स्टैंड ऑफ है। दोनों ही पक्ष बिल्कुल आखिरी पल तक अपनी बार्गेनिंग पावर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी शांति वार्ता में एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई है, एक ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरी कहानी बदल दी है, और वो है अब्राहम एकॉर्ड्स। अब इस ट्विस्ट को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। आपको याद होगा कि 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता में कुछ ऐतिहासिक समझौते हुए थे, जिन्हें अब्राहम एकॉर्ड्स कहा जाता है। इसके तहत यूएई और बहरीन जैसे कई मुस्लिम बहुल देशों ने इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते सामान्य करने पर सहमति जताई थी। ये डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल की एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक उपलब्धि थी। इसने दशकों पुरानी उस अरब नीति को ही बदल कर रख दिया था, जिसमें यह माना जाता था कि फिलिस्तीन के मुद्दे को सुलझाए बिना इजराइल से कोई संबंध नहीं रखे जाएंगे। अब जरा अमेरिका की तरफ से ईरान के सामने रखी गई मांगों की इस लंबी लिस्ट पर नजर डालिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना, यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट को पूरी तरह से बंद कर देना और युद्ध के नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे की मांग न करना। यहां तक तो ठीक था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली शर्त कुछ और है। वो है अब्राहम एकॉर्ड्स पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करना। एक फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट के नजरिए से कहूं तो ये किसी भू राजनैतिक भूकंप से कम नहीं है। ईरान को अब्राहम एकॉर्ड्स से जोड़ने का मतलब है कि एक साधारण से युद्ध विराम को एक ऐसी विशाल क्षेत्रीय संधि में बदल दिया गया है जो ईरान को सीधे तौर पर इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है। और हम सब जानते हैं कि ये कदम दशकों पुरानी ईरानी स्टेट आइडियोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ है। चलिए अब देखते हैं कि समय के साथ ये पूरी बात कैसे आगे बढ़ी है और इन समझौतों का स्वरूप कैसे बदल गया है। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि 2020 का जो दायरा था वो 2026 के विजन से कितना अलग है। 2020 में यह समझौता कुछ गिने चुने देशों जैसे यूएई, बहरीन और सूडान के बीच एक तरह के लोकलाइज्ड नॉर्मलाइजेशन तक सीमित था। लेकिन अब ट्रंप के ट्रूथ सोशल पोस्ट के मुताबिक 2026 में इसे एक अनिवार्य विश्व गठबंधन का रूप दिया जा रहा है। इस नए विजन में एक ही समय पर सऊदी अरब, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, जॉर्डन और सबसे चौंकाने वाली बात, खुद ईरान को भी इसमें शामिल करने की मांग की गई है। कूटनीति के इतिहास में यह अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम है, जहां ईरान को उसी मेज पर लाने की कोशिश हो रही है जिससे उसे अलग थलग करने के लिए ये समझौते मूल रूप से बनाए गए थे। इस पूरी रणनीति को डोनाल्ड ट्रंप के इस हालिया बयान से और अच्छी तरह समझा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि अब्राहम एकॉर्ड शामिल देशों के लिए एक वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक बूम साबित हुए हैं, यहां तक कि संघर्ष और युद्ध के इस समय में भी। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिकी राष्ट्रपति इन समझौतों को एक बहुत बड़ी आर्थिक जरूरत के रूप में पेश कर रहे हैं।
उनका सीधा सा तर्क ये है कि रीजन में इतने भारी तनाव और संघर्ष के बावजूद जो देश इस समझौते का हिस्सा हैं, उन्होंने इससे बाहर निकलने के बारे में सोचा तक नहीं है, जो इसकी मजबूती को साबित करता है। अब आते हैं इस भू राजनीतिक बिसात के सबसे अहम मोहरों पर। बात करते हैं सऊदी अरब और कतर के रणनीतिक कदमों की। ट्रंप की एक बहुत ही खास रणनीतिक मांग ये है कि सऊदी अरब और कतर को सबसे पहले आगे आकर फर्स्ट मूवर्स बनना होगा। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी कूटनीतिक सोच है। देखिए, रणनीतिक रूप से सऊदी अरब पूरी इस्लामी दुनिया का नेतृत्व करता है और वहीं कतर एक प्रमुख राजनयिक मध्यस्थ होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति भी है। अमेरिका ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर ये दो ताकतवर देश इस गठबंधन में शामिल हो गए तो उनका कूटनीतिक वजन एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट पैदा करेगा जिससे पूरे रीजन के बाकी देशों के लिए भी इसी रास्ते पर चलना आर्थिक और कूटनीतिक रूप से एक तरह की मजबूरी बन जाएगा। लेकिन इन संप्रभु राष्ट्रों को अपनी शर्तों पर मजबूर करना इतना आसान भी नहीं है। 2025 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक बयान इस पूरी योजना की जटिलता को बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो इसमें शामिल होने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन तभी जब द्विराष्ट्र समाधान यानी टू स्टेट सॉल्यूशन की दिशा में एक स्पष्ट रास्ता हो। सऊदी अरब की रणनीतिक मजबूरी को समझिए। वो बिना किसी ठोस फिलिस्तीनी समाधान के इजराइल के साथ सीधे संबंध सामान्य नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो इससे उसकी क्षेत्रीय वैधता और घर के अंदर उसके समर्थन को भारी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन का खेल है। तो कुल मिलाके अब हम एक आर या पार की स्थिति में आ गए हैं। हम इस वक्त एक बहुत ही सीधे और गंभीर अल्टीमेटम के मुहाने पर खड़े हैं। यहां से सिर्फ दो ही रास्ते निकलते हैं। या तो सभी के लिए एक शानदार डील होगी जो दशकों पुरानी दुश्मनी को खत्म करके मिडिल ईस्ट में एक ऐसा गठबंधन बनाएगी जो पहले कभी नहीं देखा गया, या फिर अगर ये बातचीत विफल होती है तो वापस युद्ध के मैदान में वापसी होगी, जहां इस बार पहले से भी ज्यादा भयंकर और विनाशकारी हालात होंगे। हम यहां किसी छोटी मोटी कूटनीतिक जीत या हार की बात नहीं कर रहे हैं। हम पूरे मिडिल ईस्ट के नक्शे को हमेशा के लिए बदलने या फिर उसे पूरी तरह से अस्थिर कर देने के बीच के चुनाव को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाले सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। अगर ये विशाल और अनिवार्य गठबंधन बनाना बहुत ज्यादा जटिल या नामुमकिन साबित होता है तो 8 अप्रैल के उस बेहद नाजुक युद्धविराम का क्या होगा? वर्तमान सैन्य गतिरोध बहुत कमजोर धागे से बंधा है और इस कूटनीतिक बिसातपुंग चली गई अगली चाल का असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस भू राजनीतिक बिसात को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का शुक्रिया। लाइक करो, कमेंट में अपनी राय दो, शेयर करो और हर ट्रेंडिंग अपडेट के लिए ट्रेंडिंग सबको सब्सक्राइब करो। लो